साल 1990। भारत का हर दूसरा लड़का अपने बाल एक खास अंदाज में कटा रहा था। हर दुकान पर एक ही चेहरा नजर आ रहा था और हर रेडियो पर एक ही आवाज गूंज रही थी, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से। एक लड़का जो कल तक सड़कों पर आम इंसान की तरह घूमता था, आज वो हिंदुस्तान का लवर बॉय बन चुका था। लड़कियां उसे खून से लिखे खत भेजती थीं और प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर चेकबुक लेकर लाइन लगाते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सितारे ने 11 दिनों के अंदर 47 फिल्में साइन करके इतिहास रच दिया था, वो अचानक बॉलीवुड की चकाचौंध से कहां गायब हो गया? क्यों उस आशिकी के हीरो को एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ा? और कैसे एक ब्रेन स्ट्रोक ने उनकी जिंदगी की कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया? आज की ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये कहानी है अर्श से फर्श तक के उस सफर की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए शुरू करते हैं राहुल रॉय के जीवन का वो अनकहा सफर जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। 9 फरवरी 1968 को दिल्ली के एक बेहद रईस और खुशहाल परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया राहुल। उनके पिता दीपक रॉय एक बिजनेसमैन थे और मां इंदिरा रॉय उस दौर की एक जानी मानी फैशन मैगजीन के लिए लिखती थी। राहुल का बचपन किसी शहजादे जैसा बीता। उनकी पढ़ाई लिखाई हिमाचल प्रदेश के फेमस लॉरेंस स्कूल सनावर में हुई। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, जिसकी दुनिया मॉडलिंग और पार्टियों तक सीमित थी, वो एक्टिंग की दुनिया में कैसे आया? राहुल कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, वो तो मॉडलिंग की दुनिया में खुश थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनकी माँ एक मैगजीन के लिए लिखती थी और इसी दौरान उनकी मुलाकात फेमस फिल्म मेकर महेश भट्ट से हुई और उस एक मुलाकात ने राहुल की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जब महेश भट्ट आशिकी बना रहे थे तो उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो नया हो, मासूम हो और जिसकी आंखों में गहराई हो। इंदिरा जी ने बातों बातों में अपने बेटे राहुल का जिक्र किया और उनकी तस्वीरें दिखाईं। राहुल को जब ऑफिस बुलाया गया तो उनका कोई ऑडिशन नहीं लिया गया। महेश भट्ट ने बस राहुल की आंखों में देखा और कह दिया, यही मेरा राहुल है, यही मेरी आशिकी का हीरो है। उनकी आंखों की मासूमियत और उनकी पर्सनैलिटी ही उनका सबसे बड़ा ऑडिशन बन गई। जुलाई 1990 में जब आशिकी रिलीज हुई तो जो हुआ वो आज के दौर में मुमकिन नहीं लगता। फिल्म हिट नहीं हुई थी, बल्कि एक तूफान बन गई थी। थिएटर के बाहर मीलों लंबी लाइनें, ब्लैक में बिकते टिकट और वो गाने। नदीम श्रवण का संगीत और कुमार सानू की आवाज ने राहुल रॉय को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। आशिकी की सफलता इतनी बड़ी थी कि प्रोड्यूसर्स राहुल के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। क्या आप यकीन करेंगे, आशिकी की रिलीज के बाद राहुल रॉय इतने बिजी हो गए कि महज 11 दिनों में 47 फिल्में साइन कर ली थी। बॉलीवुड के इतिहास में ये कैसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया? न शाहरुख, न सलमान, न आमिर। राहुल उस समय बॉलीवुड के सबसे महंगे और डिमांडिंग एक्टर बन चुके थे और उनका वो हेयर स्टाइल, लंबे बाल, कानों के पीछे झुके हुए, उसे राहुल रॉय कट कहा जाने लगा। उस दौर में राहुल रॉय का हेयर स्टाइल एक नेशनल सेंसेशन बन गया था। आज के दौर में शायद हम इसे ट्रेंड कहेंगे, लेकिन तब ये पागलपन था। लेकिन दोस्तों, शोहरत जितनी तेजी से आती है उतनी ही बेरहमी से जाती भी है। राहुल ने फिल्में तो बहुत साइन की, लेकिन उनमें से कई कभी शुरू ही नहीं हुई और जो रिलीज हुई वो आशिकी का जादू दोबारा नहीं चला पाई। प्यार का साया, गजब तमाशा, दिल वाले कभी ना हारे, एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ने लगी। धीरे धीरे इंडस्ट्री को एहसास होने लगा कि राहुल शायद वन फिल्म वंडर बनकर रह गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गलती हुई कहां? क्या राहुल ने गलत फिल्में चुनी या फिर इंडस्ट्री ने उन्हें सिर्फ एक चॉकलेट बॉय की इमेज में कैद कर दिया? 1993-94 आते आते राहुल के पास फिल्मों की ऑफर कम होने लगे। धीरे धीरे मेकर्स ने भी उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। जिस फोन की घंटी कभी शांत नहीं होती थी, अब वो हफ्तों तक खामोश रहने लगी। दूसरी तरफ शाहरुख, सलमान और आमिर की तिकड़ी ने इंडस्ट्री पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। 90 के दशक के खत्म होते होते राहुल गुमनामी के अंधेरे में खोने लगे। उन्होंने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चले गए।
राहुल रॉय की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं थी। आशिकी के दौरान उनका नाम उस दौर की बड़ी हीरोइनों के साथ जुड़ा। मनीषा कोइराला से लेकर पूजा भट्ट तक उनके अफेयर के चर्चे हर मैगजीन की हेडलाइन बनते थे। लेकिन राहुल को तलाश थी एक सच्चे हमसफर की। साल 2000 में उन्होंने राजलक्ष्मी खान दिलकर से शादी की। फैंस को लगा कि अब राहुल की जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करियर के डूबते जहाज और रिश्ते में बढ़ती दूरियों ने इस रिश्ते को भी खोखला कर दिया। 14 साल के लंबे साथ के बाद साल 2014 में उनका तलाक हो गया। तलाक ने राहुल को अंदर से तोड़ दिया। वो अकेले पड़ गए थे, ना हाथ में काम था और ना साथ में कोई हमसफर। सोचिए, जिस इंसान को करोड़ों लोग प्यार करते थे, आज उसके पास घर में बात करने के लिए कोई नहीं था। साल 2006 में जब भारत में बिग बॉस का पहला सीजन शुरू हुआ तो राहुल रॉय ने इसमें हिस्सा लिया। यहां दुनिया ने राहुल रॉय को पर्दे वाले हीरो के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत, सुलझे हुए और मैच्योर इंसान के रूप में देखा। राहुल ने बिग बॉस सीजन 1 जीता। लोगों को लगा कि अब राहुल की दूसरी पारी शुरू होगी, लेकिन अफसोस, बॉलीवुड में वापसी इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया, फिल्में बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इंडस्ट्री बदल चुकी थी। अब वहां आशिकी वाले राहुल के लिए जगह नहीं बची थी। अब हम आते हैं कहानी के सबसे दुखद और झकझोर देने वाले हिस्से पर। साल 2020 राहुल रॉय कारगिल की बर्फीली वादियों में फिल्म LAC लाइव द बैटल की शूटिंग कर रहे थे। वहां का तापमान -15 डिग्री था। शूटिंग के दौरान ही अचानक राहुल को बोलने में दिक्कत होने लगी। उनका चेहरा लटकने लगा। उन्हें तुरंत श्रीनगर ले जाया गया और वहां पता चला कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। ये राहुल रॉय के जीवन का सबसे कठिन दौर था। एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी आवाज और अपनी पर्सनालिटी से लोगों का दिल जीता था, आज वो बोल तक नहीं पा रहा था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद राहुल रॉय को एक और कड़वे सच का सामना करना पड़ा। वो थी आर्थिक तंगी। फिल्मों से दूरी और लंबे संघर्ष ने उनके बैंक बैलेंस को खत्म कर दिया था। राहुल रॉय के पास अपने इलाज के बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। उनकी बहन प्रियंका ने बाद में बताया कि उस मुश्किल घड़ी में इंडस्ट्री के बड़े बड़े दोस्तों ने फोन तक नहीं उठाया। लेकिन तभी एक शख्स आगे आया। वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान थे। सलमान ने बिना किसी को बताए राहुल रॉय के अस्पताल के सारे बिल चुका दिए। राहुल आज भी कहते हैं कि अगर सलमान ना होते तो शायद वो जिंदा ना बचते। आज राहुल रॉय धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। वो स्पीच थेरेपी ले रहे हैं ताकि फिर से साफ बोल सकें, और वो अपनी बहन प्रियंका के साथ रहते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल रॉय अब ग्लैमर की दुनिया से दूर अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते हैं, जिसे देखकर फैंस की आंखें भर आती हैं। वो चेहरा जो कभी जवानी की पहचान था, आज जिंदगी के थप्पड़ों के निशान साफ दिखाता है। राहुल रॉय की कहानी सिर्फ एक एक्टर के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस वक्त की जो कभी एक सा नहीं रहता। ये कहानी है उस हिम्मत की जो मौत के मुंह से वापस आने के लिए चाहिए होती है। राहुल आज शायद स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन आशिकी के उन गानों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, राहुल रॉय की फिल्म आशिकी का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? और क्या आपको भी लगता है कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी राहुल रॉय को वो सम्मान और मौके नहीं मिले जिसके वो हकदार थे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। रात के करीब 2 बजे थे। मुंबई की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और एक काली SUV तेज रफ्तार में अस्पताल की तरफ भाग रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। चेहरा टेढ़ा पड़ चुका था, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, और उसके साथ बैठे लोग सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे, राहुल, राहुल, आंखें बंद मत करना। ये वही राहुल रॉय थे जिनकी एक मुस्कान पर कभी लाखों लड़कियां दीवानी थीं, जिनके बालों का स्टाइल पूरे देश में फैशन बन चुका था, और जिनके घर के बाहर कभी फिल्म प्रोड्यूसर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। लेकिन उस रात न कैमरे थे, न मीडिया, न दोस्त, और ना ही वो चमकदार बॉलीवुड। सिर्फ एक सवाल था, क्या राहुल रॉय बच पाएंगे?
दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे रात के करीब 2 बजे थे। मुंबई की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और एक काली एसयूवी तेज रफ्तार में अस्पताल की तरफ भाग रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। चेहरा टेढ़ा पड़ चुका था, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके साथ बैठे लोग सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे, राहुल, राहुल, आंखें बंद मत करना। ये वही राहुल रॉय थे जिनकी एक मुस्कान पर कभी लाखों लड़कियां दीवानी थीं, जिनके बालों का स्टाइल पूरे देश में फैशन बन चुका था और जिनके घर के बाहर कभी फिल्म प्रोड्यूसर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। लेकिन उस रात ना कैमरे थे, ना मीडिया, ना दोस्त और ना ही वो चमकदार बॉलीवुड। सिर्फ एक सवाल था, क्या राहुल रॉय बच पाएंगे? दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे आशिकी ने एक आम लड़के को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, क्योंकि बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही बेरहम होती है। और राहुल रॉय की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी। स्ट्रोक के बाद राहुल को श्रीनगर से एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि हालत बहुत नाजुक है। ब्रेन स्ट्रोक ने उनके शरीर के एक हिस्से को कमजोर कर दिया था। बोलने में दिक्कत, चलने में परेशानी और याददाश्त तक प्रभावित होने लगी थी। सोचिए, जिस इंसान की पहचान उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसकी पर्सनालिटी थी, आज वही इंसान आईने में खुद को पहचानने से डर रहा था। लेकिन असली दर्द बीमारी नहीं थी, असली दर्द था अकेलापन। क्योंकि जिस इंडस्ट्री ने कभी राहुल रॉय को सिर पर बैठाया था, वही इंडस्ट्री अब लगभग गायब हो चुकी थी। फोन शांत थे, मैसेज बंद थे और जिन लोगों ने कभी उनके साथ पार्टी की थी, वो अब सिर्फ पुरानी तस्वीरों में बचे थे। कहते हैं ना, वक्त इंसान से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन सबसे पहले वो उसके आसपास के लोगों को छीनता है। अस्पताल के कमरे में राहुल घंटों छत को देखते रहते थे। कभी कभी उनकी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन वो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। उनकी बहन प्रियंका बाद में बताती हैं कि राहुल अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि क्या लोग मुझे अब ऐसे ही याद रखेंगे, एक बेबस आदमी के रूप में, एक फ्लॉप हीरो के रूप में, या फिर उस इंसान के रूप में जो वक्त के साथ खत्म हो गया। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने राहुल रॉय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि सारे मेडिकल बिल पहले ही क्लियर हो चुके हैं। परिवार हैरान था, क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी। जब पता किया गया तो सामने एक ऐसा नाम आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान ने बिना मीडिया को बताए, बिना कोई बयान दिए राहुल रॉय के इलाज का पूरा खर्च उठाया। ना इंटरव्यू, ना कैमरे, ना सोशल मीडिया पोस्ट, बस खामोशी से मदद। और शायद यही वजह है कि राहुल आज भी सलमान का नाम लेते वक्त भावुक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ अस्पताल तक खत्म नहीं होती। असल लड़ाई तो उसके बाद शुरू हुई थी। मुंबई लौटने के बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह उठना, दवाइयां लेना, घंटों स्पीच थेरेपी करना, धीरे धीरे चलना सीखना, ये सब अब उनकी नई जिंदगी का हिस्सा था। कभी लाखों लोगों के सामने कैमरे फेस करने वाला इंसान आज एक शब्द सही से बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। और सबसे दर्दनाक बात क्या, सोशल मीडिया पर लोग उनकी पुरानी तस्वीरें देखकर कमेंट करते थे, यार ये वही राहुल रॉय है, इतना बदल गया। समय किसी को नहीं छोड़ता। लोगों के लिए वो सिर्फ एक पुराना सुपरस्टार थे, लेकिन राहुल के लिए ये हर दिन खुद से लड़ाई थी। धीरे धीरे राहुल ने दुनिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। कम इंटरव्यू, कम लोगों से मिलना और ज्यादा वक्त अकेले बिताना। लेकिन शायद पहली बार वो खुद को समझने लगे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपको लगता है कि ये हमेशा रहेगा, लेकिन जिंदगी एक सेकंड में सब कुछ बदल सकती है। और यही राहुल की कहानी का सबसे डरावना सच है। उन्होंने वो सब देखा जिसका सपना करोड़ों लोग देखते हैं, फेम, पैसा, सक्सेस, नाम। लेकिन अंत में इंसान खाली हाथ ही रह जाता है।
90s में राहुल रॉय सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक फीलिंग थे। उस दौर में कॉलेज के लड़के उनके जैसे बाल रखते थे, लड़कियां उनकी तस्वीरें किताबों में छुपा कर रखती थीं और आशिकी के गाने हर गली में बजते थे। लेकिन नई पीढ़ी आ चुकी थी। शाहरुख का रोमांस, सलमान का स्वैग, आमिर की परफेक्शन। धीरे धीरे राहुल की जगह कोई और ले चुका था। और बॉलीवुड में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है जानते हो? भुला दिया जाना। क्योंकि यहां फ्लॉप होना उतना दर्द नहीं देता जितना लोगों का आपको याद ना रखना देता है। कई लोग आज भी कहते हैं कि राहुल रॉय अनलकी थे, कुछ कहते हैं उन्होंने गलत फिल्में चुनी, और कुछ मानते हैं कि इंडस्ट्री ने उन्हें सिर्फ आशिकी बॉय बनाकर छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई शायद इन सबसे ज्यादा डरावनी है। बॉलीवुड में आपकी जगह सिर्फ तब तक है जब तक आप पैसा कमा रहे हो। जिस दिन आपकी फिल्में रुकती हैं, फोन भी रुक जाते हैं। और राहुल रॉय इस सिस्टम का शिकार बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरी कहानी में एक छोटी सी रोशनी जरूर होती है। राहुल ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभालना शुरू किया, थेरेपी जारी रखी, अपने हेल्थ रूटीन पर ध्यान दिया और सबसे जरूरी, उन्होंने खुद को स्वीकार करना सीख लिया। आज भी जब वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर डालते हैं तो हजारों लोग कमेंट करते हैं, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, हम आपके चाइल्डहुड का हिस्सा हो। आशिकी आज भी दिल में जिंदा है। शायद यही असली स्टारडम है, जब वक्त आपका करियर छीन ले फिर भी लोग आपको याद रखें। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि राहुल रॉय की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम सब जिंदगी में किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, फेम, पैसा, सक्सेस, नाम। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर एक दिन ये सब चला गया तो क्या बचेगा। राहुल के पास सब कुछ था, लेकिन वक्त ने उनसे सब कुछ छीन लिया। फिर भी उन्होंने जीना नहीं छोड़ा। और शायद असली हीरो वही होता है जो कैमरे के सामने नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर में भी लड़ता रहे। आज राहुल रॉय फिल्मों में नजर नहीं आते, ना उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगती है, ना कोई उनके हेयर स्टाइल की कॉपी करता है। लेकिन जब भी धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना बचता है, एक पूरा दौर आंखों के सामने लौट आता है। एक ऐसा दौर जब मोहब्बत सच्ची लगती थी, जब गानों में दर्द होता था, और जब राहुल रॉय नाम सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक एहसास हुआ करता था। लेकिन शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पर कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। और राहुल रॉय की कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक है। तो दोस्तों, अगर आज राहुल रॉय आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, या फिर वक्त ने उनसे वो सब छीन लिया जो कभी उनका था ही नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं।